नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसके बारे में आज हम सीखेंगे और हृदय के बारे में सीखेंगे, हार्ट के बारे में। सबसे पहले देखो परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जैसे मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है? परिवहन के लिए परिसंचरण कहलाता है। देखो मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतु हैं तो उनके शरीर के अंदर जो पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन या परिवहन क्या कहलाता है? हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। नलिकाओं से बना हुआ यह परिसंचरण तंत्र होता है। किससे बना होता है? नलिकाओं से बना हुआ होता है परिसंचरण तंत्र। देखो अब देखो परिसंचरण तंत्र क्यों होता है। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र क्यों होता है, हमारे शरीर में क्या कार्य है इसके। तो देखो शरीर के विभिन्न भागों तक विटामिन, ग्लूकोज, अन्य पोषक पदार्थों का आवागमन करता है। शरीर के विभिन्न भागों में कहीं विटामिन ले जाता है, कहीं ग्लूकोज ले जाता है, कहीं और अन्य पोषक पदार्थों को आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है परिसंचरण। शरीर के उत्सर्जी अंगों जैसे यूरिक अम्ल होता है, यूरिया होता है, अवशिष्टों का परिवहन करता है। अवशिष्टों का क्या करता है? परिवहन करता है। शरीर के जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसमें जैसे यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, तो उसमें क्या करता है? ये अवशिष्टों का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों से ऊतकों एवं कोशिकाओं तक करता है। जो ऑक्सीजन होता है तो उसका परिवहन फेफड़ों से कहाँ? फेफड़ों से ऊतकों एवं कोशिकाओं तक एक परिसंचरण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकले हार्मोन का लक्षित अंगों तक परिवहन करता है। देखो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं तो उनसे जो हार्मोन निकलता है तो उसका भी ये अंगों तक परिवहन करते हैं, आवागमन करते हैं। फिर देखो परिसंचरण तंत्र के 4 मुख्य घटक हैं। परिसंचरण के 4 मुख्य घटक हैं। कौन कौन से? देखो पहला है रुधिर। पहला क्या है? रुधिर या ब्लड। दूसरा है हृदय या फिर हार्ट इसको कहते हो। तीसरा है रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। चौथा है लसिका जिसको कहते हैं लिम्फ। देखो परिसंचरण तंत्र के 4 मुख्य घटक हैं। इन्हीं चारों के माध्यम से आवागमन होगा पोषक पदार्थों का, ऑक्सीजन का, उत्सर्जी पदार्थों का आवागमन इन्हीं चार घटक के द्वारा होता है। पहला रुधिर है, दूसरा हृदय है, तीसरा रुधिर वाहिनियां हैं, चौथा लसिका है। देखो रुधिर संपूर्ण शरीर के पदार्थों का परिवहन करने वाला एक तरल माध्यम है। रुधिर क्या है? संपूर्ण शरीर में जो पदार्थों का परिवहन करने वाला एक तरल माध्यम है, क्योंकि ये तरल होता है तो तरल माध्यम है। देखो रुधिर के बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप रुधिर का वीडियो देख लें तो आपको समझ में आएगा कि रुधिर क्या होता है। फिर दूसरा हृदय। हृदय रुधिर को बहने हेतु दाब प्रदान करता है। रुधिर क्या करता है? रुधिर को बहने के लिए क्या प्रदान करता है? दाब प्रदान करता है और इसी को पंप भी कहते हैं। जैसे जो इंजन होता है, इंजन में भी पंप होता है,
तो प्रेशर को ऊपर नीचे करता है। उसी तरह इसमें जो हृदय होता है ये भी हमारा पंप का कार्य करता है। जो रुधिर को बहने में जो दाब का प्रदान जो दाब लगता है वो कौन करता है? हृदय करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार का होता है। खुला परिसंचरण तंत्र को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और जो बंद होता है तो उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखो, रक्त खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ देर तक नलिकाओं में बहने के बाद खुले स्थान पर बहता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो रक्त होता है वो कुछ देर तक नलिकाओं में बहता है, फिर उसके बाद किस में बहने लगता है? जो खुले स्थान पर होता है उसमें ये बहने लगता है। और इस तंत्र में जो दाब होगा वो कम होगा और जो गति होगी वो कम होगी। परिसंचरण भी कम समय में पूरा हो जाता है। और परिसंचरण क्या होता है? कम समय में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि दाब भी बहुत कम पड़ रहा है, गति भी बहुत कम है, तो परिसंचरण बहुत कम ही समय में पूरा हो जाता है। किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र में। फिर आता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। रक्त का प्रवाह किसमें होता है? बंद नलिकाओं में होता है। इसमें दाब भी बढ़ेगा और गति भी बढ़ेगी। इसमें क्या होता है? दाब भी बढ़ जाएगा और गति भी बढ़ जाएगी तथा पदार्थ ऊतक द्रव्य के द्वारा स्थानांतरित होता है। और इसमें जो पदार्थ होते हैं वो ऊतक द्रव्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं। फिर आगे देखो, सभी कोशिकाओं सभी कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सभी जो कशेरुकियों में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य में बंद तथा दोहरा परिसंचरण होता है। मनुष्य में क्या होता है? बंद भी होता है और दोहरा परिसंचरण भी होता है। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है हृदय। अब हृदय के बारे में जानते हैं। हार्ट परिसंचरण तंत्र के बारे में जान गए कि इसका कार्य क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हम आते हैं हृदय के बारे में। हृदय देखो, हृदय झिल्ली नुमा थैली के अंदर रहता है। हृदय क्या रहता है? झिल्ली नुमा थैली के अंदर रहता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा करने के लिए इस थैली में हृदय आवरण द्रव्य भरा रहता है। पेरिकार्डिकल फ्लूइड भरा रहता है। देखो, जो हृदय के बाह्य आघात होते हैं, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या भरा रहता है? हृदय आवरण द्रव्य भरा रहता है। देखो, इस तरह का लगभग में फिगर होता है, हृदय का इस तरह का फिगर होता है। फिर देखो, अब देखो हृदय बटा, जैसे हृदय
किस किस जानवर में कितने कितने भागों में बटा होता है। तो जैसे मेमल्स हैं, मेमल्स पफ, तो पफ का हृदय 4 भागों में बटा होता है, 4 चैम्बर्ड में बटा होता है। जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके भी 4 चैम्बर्ड होते हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर होते हैं, इसमें 3 भागों में बटा होता है। जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, उसमें भी 4 भागों में बटा होता है। और एक इसमें क्या होता है, अनडेवलप्ड होता, अविकसित होता है। एक जो क्रोकोडाइल होता है उसमें एक अविकसित होता है। फिर एम्फीबियोस में, उभयचर में 3 चैम्बर्ड में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। और फिश में 2 चैम्बर्ड में हृदय बटा होता है। और कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड में हृदय बटा होता है। सबसे सही कर किस में बटा होता है, कॉकरोच में बटा होता है हृदय। फिर देखो अब आता है हमारा धमनी, एंट्रीज ने अल्ट्रेज, जिसको कहते हैं धमनी। ऐसी रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त को हृदय से समूचे शरीर, सारे शरीर में ले जाती हैं। ऐसी रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन जनित रक्त को कहाँ पर, हृदय से कहाँ ले जाती हैं, सारे शरीर में ले जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। लेकिन अपवाद माना गया है जो धमनी होती है, जैसे जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, जो ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है हृदय से फेफड़ों में। हृदय से कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में। जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है चूंकि धमनी में रक्त का दबाव प्रवाह ज़्यादा होता है, क्योंकि धमनी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह और दबाव भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। और इसीलिए इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है, जो किसमें पाया जाता है, अरोटा में पाया जाता है। यह हमारे शरीर के काफी अंदर तक धसी होती है। देखो सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है और यह अरोटा में होती है और यह शरीर के सब काफी अंदर तक ये धसी रहती हैं। और इनका रंग लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। यह खाली होने पर पिचकती नहीं है। यह खाली होने पर क्या नहीं होती, पिचकती नहीं है। इसमें कपाट, वाल्व नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होता, वाल्व या कपाट नहीं होते हैं। धमनियां फैल एवं सिकुड़ सकती हैं। जो धमनियां होती हैं ये फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं। फिर आता है वेन, सिरा। सिरा देखो, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं और अशुद्ध रक्त को शरीर से कहाँ ले जाती हैं, हृदय की ओर ले जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, जो पल्मोनरी वेन होती है या फुफ्फुसीय सिरा होती है, फुफ्फुस सिरा, वो शुद्ध रक्त को लाती है। एक अपवाद है, जो फुफ्फुसीय सिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ये शुद्ध रक्त को लाती है। फिर आगे देखो, चूंकि शिराओं में रक्त का दाब कम होता है, शिराओं में रक्त का दबाव कम होता है,
इसलिए इसकी दीवार क्या होती, पतली होती। और धमनी में क्या होता है, रक्त का दाब और प्रवाह ज़्यादा होता है तो उसकी दीवार मोटी होती है। और इसकी जो सिरा होती है इसमें रक्त का दबाव कम होता है तो इसलिए इसकी दीवार पतली होती है। सबसे बड़ी सिरा महासिरा है और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी है। सबसे बड़ी सिरा महासिरा है। यह शरीर में काफी ऊपर होती है, यह शरीर में काफी ऊपर होती है। इनका रंग लाल, नीला, बैंगनी जैसा होता है। इनका रंग कैसा होता है, लाल, नीला, बैंगनी क्या जैसा होता है। यह खाली होने पर पिचक जाती है। जो धमनी थी वह खाली होने पर पिचकती नहीं, जो सिरा है ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। और इसमें वाल्व, कपाट पाया जाता है और जो धमनी थी उसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, वाल्व या कपाट नहीं पाया जाता है। फिर आता है मोमेनोमीटर, रक्त दाब मापने का यंत्र। स्फिग्मोमेनोमीटर देखो रक्त दाब मापने का यंत्र होता है। अब जैसे हृदय की ध्वनि किस आकार की होती है, तो हृदय की ध्वनि होती है जब लब 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 या डब 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 होने लगती है तो हृदय की ध्वनि। अगर ध्वनि खराब हो जाए, अगर ध्वनि खराब हो जाए देखो, अगर शुद्ध ध्वनि रहेगी तो लब 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 आएगा, डब 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 आएगा। अगर खराब हो जाती है लब लब और मरमर, लब लब और मरमर, फिर लब लब और सरफर, इस तरह की ध्वनि आती है। अगर देखो शुद्ध रहेगी रक्त का ध्वनि, अगर शुद्ध है खराब नहीं है तो लब लब डब डब का ध्वनि आएगी। अगर खराब हो गई तो लब लब मुरमुर, लब लब फरफर, इस तरह की ध्वनि आएगी। फिर कैरोनरी आर्टेरी, कैरोनरी आर्टेरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का कार्य कैरोनरी आर्टेरी करती। जो कैरोनरी धमनी होती है वो हार्ट को, हृदय को ब्लड का प्रदान करने का कार्य करती है। देखो अब देखो प्रथम अटैक जब होगा, पहला आक्रमण जब होगा तो इस तरह का कुछ आकार बनेगा और जब सेकेंड अटैक होगा तो इस तरह का आकार बनेगा। तो इसमें फैट का जमाव होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है इसी में, और लैक्टिक एसिड बन जाता है। और थर्ड अटैक में इस तरह का आकार हो जाता है। देखो फर्स्ट अटैक में इस तरह का आकार रहेगा, सेकेंड अटैक में इस तरह का, ये दोनों अलग अलग होने लगेंगी और इसमें फैट का जमाव, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब थर्ड अटैक आता है तो ये इस आकार का हो जाता है। फिर आगे देखो, फिर अंत में क्या होता है, छल्ला बन जाता है। अंत में छल्ला डालकर फैट और कोलेस्ट्रॉल को अलग किया जाता है। इस प्रकार के छल्ला डालकर फैट और कोलेस्ट्रॉल को अलग किया जाता है। फिर आता है हृदय की कार्यविधि। हृदय की कार्यविधि देखो, हृदय के कार्य करने की प्रथम अवस्था क्या होती है, प्राकुंचन। हृदय की कार्य करने की प्रथम अवस्था प्रकुंचन होती है। सिस्टोल जिसको कहते हैं, प्रथम अवस्था क्या होती है, प्रकुंचन होती है। और द्वितीय अवस्था अनुस्थीलन होती है। प्रथम अवस्था प्रकुंचन होती है, द्वितीय अवस्था अनुस्थीलन। डायस्टोल होती है, प्रथम साइस्टोल होती है।
देखो परकुचन क्या होता है, निलय सिकुड़ कर रक्त को महाधमनियों में नहीं भेजते हैं। देखो प्राकुचन में क्या होता है, जो निलय होता है, जो 4 भागों में निलय होता है, दायां निलय, बायां निलय, फिर नीचे की साइड में दायां निलय, बायां निलय। तो निलय वो क्या करता है, वो सिकुड़ कर रक्त को कहाँ भेजता है, महाधमनियों में भेजता है। फिर आता है अनुशिथिलन, निलय फैलकर अलिंद से रक्त प्राप्त करता है। निलय क्या होता है, फैलकर अलिंद से रक्त प्राप्त करता है। देखो हार्ट बीट, हृदय की गति देखो, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। और व्यायाम करने पर 180 प्रति mm हो जाता है। फिर देखो हृदय द्वारा एक धड़कन में लगभग 70 mm रक्त पंप करता है। देखो हृदय द्वारा अगर एक धड़कन में लगभग कितने 70 mm रक्त का पंप होता है। इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं, और इसी के आयतन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। फिर देखो अगला आता है हमारा ब्लड प्रेशर। फिर क्या आता है, ब्लड प्रेशर। देखो जब हृदय संकुचन करता है, तो उससे धमनियों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, हृदय जब संकुचन करता है तो उससे धमनियों की दीवारों पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उसी को क्या कहते हैं, बीपी। फिर जो निलय जो होता है, इसमें एक तरफ संकुचन होता है, एक तरफ अनुशिथिलन होता है। निलय में एक तरफ संकुचन होगा तो इसमें पहले दाब बढ़ेगा, या संकुचन दाब इसको कहते हैं। जब दाब बनेगा तो उसको संकुचन दाब कहते हैं। और इसमें पारे के बराबर 120 mm पारे के बराबर होता है, 120 mm पारे के बराबर होता है। और अनुशिथिलन में दाब जब बढ़ेगा तो इसी को अनुशिथिलन दाब कहते हैं, और इसमें 80 mm पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। जब 80 mm होगा तो पारे का जो स्तंभ होगा उसके दाब के बराबर ये होता है। फिर ब्लड प्रेशर देखो, हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी हाई हो जाना, हाइपरटेंशन जिसमें बीपी हाई हो जाना। जब बीपी 150 से 90 के बीच में आता है, mm के बीच में आता है, तो हाइपरटेंशन होता है, जिसको कहते हैं बीपी हाई हो जाना, हाई बीपी। फिर आता है हाइपोटेंशियन में जब बीपी 100 से 150 mm होता है, 150 mm होता है, तब उसको लो बीपी कहते हैं, बीपी लो हो गई। हाई बीपी क्या कहते हैं, जब 150 से 90 के बीच में होती है तो उसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं, और जब 100 से 50 के बीच में होती है तो उसको लो बीपी कहते हैं। फिर थोड़ा सा और बचा है। इस स्थिति में रक्त वाहिनियां फटने से आंतरिक रक्त स्राव या हार्ट अटैक तथा मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फटने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। देखो जब हाई बीपी हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा,
तो जो रक्त वाहिनियाँ होंगी वो फटने से रक्त स्रावित करेंगी और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। जैसे सुनते हो आप कि हाँ हार्ट अटैक आ गया तो वो मर गए, तो इसी कारण होता है। और जो मस्तिष्क की जो रक्त कोशिकाएं होंगी उनके फटने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा, इसी के लिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लो बीपी में देखो, इस स्थिति में हृदय संकुचन तथा तीव्रता में कमी आ जाती है। और जो लो बीपी होता है इसमें क्या होता है, हृदय का जो संकुचन होता है और तीव्रता होती है उसमें कमी आ जाती है, तो इसीलिए उसको लो बीपी कहते हैं। और जब हाई बीपी होता है तो उसमें जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो फटने से आंतरिक रक्त स्राव करती हैं और उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। और जो मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके फटने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।